ऐसे बच्चों को तो सरेआम गोली से उड़ाना चाहिए ना। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय। और जैसा कि आप सबको पता है, पिछले दिनों एक घटना होती है। दरअसल एक प्रिंसिपल की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने वाले कौन? स्टूडेंट, उसके अपने ही स्टूडेंट, और चाकू से गोद कर हत्या करते हैं। हत्या करने वाले नाबालिग कहे जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज ज्योति अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आजकल एक प्रिंसिपल के तौर पे भवानीखेड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिचय जो मैं नहीं दे पाया, इनसे ही थोड़ा जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बता दें, आप कहाँ से हैं और कहाँ फिलहाल आप जॉब कर रहे हैं? मैं हांसी से हूँ। सब लोग मेरे को यहाँ ज्योति गांधी के नाम से जानते हैं, और मैं भवानीखेड़ा में एज ए प्रिंसिपल हूँ। हमारा 10th तक का स्कूल है, हाई स्कूल है। और मैं वैसे एक स्पिरिचुअल टीचर भी हूँ। आई एम वर्किंग विद द आर्ट ऑफ लिविंग। मैं डी एडिक्शन प्रोग्राम्स पे और स्ट्रेस रिलीज पे काम कर रही हूँ। ज्योति जी, दरअसल मैं सोच रहा था कि किसी ऐसे प्रिंसिपल से डिस्कस हो जो इन मुद्दों पर पैनी नज़र रखता हो, जो आजकल समाज में हो रहा है। जैसा कि आप अखबार देख लें या कोई चैनल उठा के देख लें, सब में यही खबरें आपको मिलेंगी। क्राइम लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो पिछले दिनों जो घटना हुई, एक प्रिंसिपल का जो मर्डर जिस तरीके से हुआ, आपने भी देखा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके व्यूज़ उस पर जानना चाहूँगा। जैसे ही आपको ये खबर पता चली, तो पहला रिएक्शन क्या था? एकदम से आपके दिल में क्या आया? बहुत शौक का विषय है कि एक शिक्षा देने वाले को शिक्षा प्राप्त करने वालों ने ही समाप्त कर दिया। तो दिल को बहुत धक्का लगा कि ये एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत देश एक ऐसा देश जहाँ पर एकलव्य जैसे शिक्षक हुए हैं, ऐसे शिष्य जिन्होंने अपना अंगूठा काटकर गुरु के कहने पर, एक बार कहने पर अपना अंगूठा काट कर दे दिया। ऐसे देश में अगर विद्यार्थी अपने ही प्रधानाचार्य का कत्ल करते हैं तो बहुत ही दुख की बात है। इसका मैं सीधा सीधा दोष आज की शिक्षा व्यवस्था को देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग बच्चों को हाथ तो लगा नहीं सकते, समझा ही सकते हैं। अब वो बच्चों को पता है कि स्कूल को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है स्टूडेंट्स को हाथ लगाने की, और पेरेंट्स भी बच्चों को यही कहते हैं कि तेरी टीचर ने तेरे को मारा ना, तो उसको मैं डांट के आऊँगा। तो कहीं ना कहीं जो आजकल का वातावरण है, वो बच्चों को यही शिक्षा दे रहा है कि हम तो पैसे दे रहे हैं और वो एक सर्विस दे रहे हैं। हम तो पैसे दे के ही कुछ ले रहे हैं, उनका क्या हक बनता है तुम्हें हाथ लगाने में? जी। कहीं ना कहीं जो एक गरूर है, वो विद्यार्थियों के मन में टीचर्स के प्रति, अध्यापकों के प्रति रिस्पेक्ट को कम करता है। जी। पुराना समय था जब लोग भाव के साथ स्कूल जाते थे। आपने देखा ही होगा, भगवान कृष्ण और सुदामा की जो जोड़ी थी, गुरु घर से ही तो बनी थी। बिल्कुल। तो वो चीज़ें अब नहीं रही, वो प्रेम अब नहीं रहा। जिसने अपने गुरु भाई के लिए पता नहीं क्या कर दिया था, वो गुरु का ही एक शिक्षा थी, जिन्होंने एक अमीर गुरु भाई को एक गरीब गुरु भाई के लिए कुछ करने पर मजबूर किया। जी। आजकल के लोग बच्चे तो कुछ नहीं करते, आप उनको कुछ कह नहीं सकते। हालात बहुत खराब हैं। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ बच्चे प्रिंसिपल का कत्ल कर रहे हैं, और भी पिछले दिनों आपने धनाना में देखा होगा, एक बाप ने अपने बेटा बेटी को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा तरह तरह की घटनाएं होती हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते थे। आज से अगर 10 साल पहले आप अखबार उठा के देखें और अब का देखें, काफ़ी फ़र्क आ रहा है। क्राइम जो बढ़ रहा है, क्या वजह आप मानते हैं, क्यों इतना अपराध जो बढ़ता जा रहा है? मैं तो सोशल मीडिया को इसका दोष देना चाहूँगी। बच्चों को, एक छोटा बच्चा जो 5-7 साल का भी स्कूल में जा रहा है,
उसका भी अपना पर्सनल फ़ोन है। सारा दिन कंप्यूटर पे गेम्स ऐसी आ रही हैं जो कि कहते हैं ना कि हिंसात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चों को रिलैक्स नहीं मिल रहा, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है और बच्चे बहुत सारा, जो आजकल की जनरेशन है, बहुत सारा पैसा थोड़े से समय में अर्न करना चाह रहे हैं। शॉर्टकट चाहती है, शॉर्टकट चाहिए इन सब चीज़ों ने। और दूसरी बात, हमारा जो खान पान है, कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न बनाने वाले भी गुस्से में खाना बना रहे हैं, खाने वाले टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। जब आप टीवी देख के खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ जो चीज़ देख रहे होते हैं आपके भोजन के साथ अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो आपके अंदर तबाही मचा देती है। वो तबाही आजकल के हिंसात्मक लोगों के दृष्टिकोण का कारण है। मैम, दरअसल क्या हुआ कि जैसे उनका मर्डर होता है प्रिंसिपल साहब का, तो उस मर्डर के बाद भी उन लोगों का हौसला देखिए, उन बच्चों का धमकी दे रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए अगर आप इस टाइम तक नहीं पहुंचाते हैं तो आपके बेटे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो भावना है, मान लीजिए चलो उनकी रंजिश थी, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया तो वहीं तक बात थी। और मारा भी यूँ नहीं है कि कहीं गुपचुप तरीके से मारा हो, सरेआम जैसे ही वो हम जैसे लोन में बैठे हैं इस तरीके से वो लोन में सुबह सुबह प्रेयर के बाद बैठे थे जैसा सुनने में आ रहा है। तो उसी दौरान उन्होंने चाकू निकाला और प्रेयर के तुरंत बाद की ये घटना है। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कानून उनको नाबालिग कह रहा है, जो ये आपकी दृष्टि में क्या है? ये नाबालिग सच में नाबालिग है या उनको क्या क्या कहना चाहिए? सर, कानून व्यवस्था की फेलियर है। ऐसे बच्चों को तो सरेआम गोली से उड़ाना चाहिए। नाबालिग कहकर आप किसी एक व्यक्ति को मतलब उनको तो कोई सजा ही नहीं मिलेगी। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने जेल्स में भी काम किया है, तो नाबालिग व्यक्तियों को तो कोई सजा ही नहीं होती और वो लोग बाहर निकलकर और तबाही मचाते हैं। ऐसे लोग समाज में क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही भावना पनप रही है उनके अंदर। अभी मैंने पीछे 2 साल पहले मैंने जेल में काम किया, तो जेल में एक बच्ची ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया बिकॉज वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी और उसकी मदर ने उसको रोका था। 14 साल की बच्ची ने अपने माँ का मर्डर किया जी। तो क्या मानसिकता लेकर हम चल रहे हैं? मतलब भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर गुरुओं को सर माथे बिठाया जाता था, माँ बाप को के चरणों को धोकर पी जाते थे लोग। आज वही लोग हैं। बिल्कुल। बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, बाप अपनी बेटी को मार रहा है। जो अभी पीछे घटना हुई टेनिस प्लेयर की, जी जी, समझ नहीं आ रहा कि आज का जो लोगों का दृष्टिकोण है, इतनी हिंसा फैल रही है, इतना क्राइम फैल रहा है कि कोई किसी का नहीं रहा, कोई किसी का नहीं रहा। उसमें दोष कहीं ना कहीं खाने का भी दोष है। जैसे अभी मैंने बात की, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो किसान हैं, वो जो भोजन उगाते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेशन में खेती करते हैं। जब खेती में उनको नुकसान होता है तो वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। वो पता नहीं कैसे विचारों को लेकर वो लोग अन्न को उगाते हैं। फिर एक माँ है जो घर में झगड़े फैल रहे हैं और उन झगड़ों के बीच में गुस्से में खाना पकाती है। उसी खाने को बच्चे खाकर और बाहर जाकर क्राइम करते हैं। दरअसल सुनने में ये आया था कि टीचर का गुनाह सिर्फ ये था कि उसने उनको टोक दिया था बड़े बालों की वजह से, या इस तरह की कोई बात थी, वर्दी में नहीं आना, या इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो आपने भी कभी किसी स्टूडेंट को टोका है इस तरीके से, और कम से कम कल्पनाओं में उसने आपको मार दिया हो, इस तरह की भावना देखने को मिली हो आपको? सर, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग ए प्रिंसिपल, बात तो करनी पड़ती है।
बच्चों को अगर एक सिस्टम में रखना है तो इतना आसान नहीं होता। माँ एक बच्चे को नहीं संभाल पाती है, हम लोग 500,000 बच्चों को संभालते हैं। तो टोकना पड़ता है और बच्चों की गुस्से भरी नज़रों को भी देखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि बच्चे क्या सोचते हैं, हम पैसे दे रहे हैं, वो बदले में सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं सर्विस लेने वाला हूँ तो तुम्हारा मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। तुम तो मेरे ही खरीदे हुए इंसान हो जी। तुम्हारे पैसे आ रहे हैं तभी तो मुझे सैलरी मिल रही है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना होगी, ये कौन है जो मुझे इस तरीके से बात कर रहा है। अच्छा, जैसे ही ये कांड हुआ है उसके बाद से है ना, लगातार जो आपके समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी अध्यापक जगत के जो लोग हैं, वो सड़कों पर भी आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से विरोध भी किया, कुछ एक मांगे भी उन्होंने रखी अपनी सुरक्षा को लेकर। तो आपकी दृष्टि में क्या कुछ होना चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए? देखो, ऐसे मांगे रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रतिदिन नए स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। सुरक्षा पुलिस के हाथ में नहीं है। ये सुरक्षा हम कैसे संस्कार बच्चों को दे रहे हैं उस पर है जी। उसमें माँ बाप का भी रोल आता है, उसमें टीचर्स का भी रोल आता है। अगर माँ बाप बच्चों को ये कहें, जैसे हमारे माँ बाप करते थे, मैं कहती थी मेरी टीचर ने मुझे मारा, तो मेरे लिए तो एक प्राउड की बात है कि मैं खुद एक प्रिंसिपल की बेटी हूँ। मेरी मामा भी प्रिंसिपल थी जी। मेरे फादर भी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं। तो मेरी मम्मा ने कभी मेरी टीचर को नहीं डांटा कि वो प्रिंसिपल की बेटी है और तूने मेरी बेटी को डांटा। मेरी मम्मा ये कहती थी कि तूने ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी, मैं उसको कहूँगी तेरे को 2 और लगाए। अगर माँ ने एक बार ये कह दिया कि वो तेरे को 2 और लगाए, बच्चे में कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो आकर माँ को अपनी टीचर की कंप्लेन करे। कंप्लेन हम उसकी करते हैं जिसकी हम इज्जत नहीं करते, जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम इमोशनली बंधे होते हैं, उसकी हम कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बच्चा चाहे कैसा भी हो, माँ बाप को बच्चा प्यारा होता है। माँ बाप बच्चे को, एक्सेप्शन डजंट मेक रूल, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे की कभी किसी बाहर के आदमी के सामने कंप्लेन नहीं करते हैं। तो अगर आपका प्रेम है तो आप कंप्लेन नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे। प्रेम है तो आप ग्रजेस भी नहीं रखोगे। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति ग्रजेस नहीं रखते हैं। तो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहिए, हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाना चाहिए, हमें संस्कार देने चाहिए, हमें उन्हें प्रतिदिन कुछ ना कुछ चैंटिंग्स, कुछ पाठ, कुछ ध्यान, ऐसा कुछ स्कूल में माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे शांत रहकर कुछ करें। उनके खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं स्कूल कि पेरेंट्स का भी ये होता है मेरा बच्चा IAS बनना चाहिए, मेरा बच्चा IITN होना चाहिए। तो बच्चे को ये, मैं अपने स्कूल के बच्चों को ये सिखाती हूँ, बेटा आप पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, संस्कार होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं टीचर्स की एक जिम्मेवारी हो जाती है कि बच्चों में संस्कार डालें जी। माँ बाप की भी जिम्मेवारी हो जाती है कि बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि टीचर के पाँव छूकर वो अपनी सीट पर बैठे जी। टीचर को प्यार से बाय बोलकर जाए। हमारे में तो ये कहते थे, मम्मी ये कहती थी ना, बेटा ये पढ़ लो, आप गलत बोल रहे हो, मेरी मैम ने ये पढ़ा है, मैं तो यही पढ़ूंगी। हम अपने पेरेंट्स से भी अपने टीचर्स के अगेंस्ट नहीं सुन पाते जी। आजकल सबकी जिम्मेवारी बनती है इस पक्ष में काम करने की। पुलिस व्यवस्था, प्रशासन कुछ करे तब तक कुछ बदलाव नहीं आ सकता जब तक माँ बाप और अध्यापक मिलकर इस पक्ष में कुछ काम ना करें। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को कुछ बनाओ या ना बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए जिसके दिल में एक जज्बा हो। जो टीचर होता है वो अपनी जान लगा देता है बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में। अगर वो डांटता है
तो 4 बार उसका भी दिल दुखता है। उसकी कोई बच्चों से दुश्मनी नहीं होती, वो दिल से आपको एक अच्छी जगह पर खड़े होते हुए देखना है। टीचर को जो सैलरी मिलती है ना बेटा, बच्चों को बोल रही हूँ, आप जो बनोगे ना उससे 10वां हिस्सा भी नहीं होती है। बिल्कुल। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं दर्शन एकेडमी स्कूल में जॉब करती थी, तो अप्रोच रोड पर है वो स्कूल हिसार में। तो मेरी एक बार वैन छूट गई स्कूल की, तो मैं स्कूल बस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरी और मेरी वैन छूट गई। मैं धूप में खड़ी परेशान, एक गाड़ी आकर रुकी, ब्रांड न्यू गाड़ी, उसमें एक आप जैसा नवयुवक उतरा वहाँ से और मेरे को उसने मेरे पाँव छुए और मेरे को उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आपका स्टूडेंट था, आजकल मैं ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च कर रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ कर आता। मेरे को स्कूल छोड़ कर आया, फिर से उसने मेरे पाँव छुए, मेरे को प्रणाम किया और वो चला गया। तो हमारी यही गुरु दक्षिणा है, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय रिस्पेक्ट के। बिल्कुल। शिक्षा के जगत में पैसा नहीं है, सिर्फ हम लोग इज्जत कमाने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहिए हमें। और जो हम कहते हैं वो आपको एक सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अच्छा, ज्योति भी लगातार जैसे वो प्रिंसिपल जाते थे रोज़ाना जाके इसी तरीके से बैठती होंगी, तो उस घटना के बाद क्या बदलाव आप में आया? मेंटली कितना आप मतलब थोड़ा मोटा डर है या कैसे? मेरा ट्रस्ट है अपने गुरुदेव पे। मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की शिष्या हूँ और मैं यही कहती हूँ कि प्रेम में बहुत ताकत है। मेरे बच्चे इतने बदतमीज़ नहीं बनेंगे, मैं जैसा बनाना चाहूँगी वैसा बनूँगी। मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। मैं पहले भी उनसे प्रेम से बोलती थी, आज भी प्रेम से बोलती हूँ। हम लोग और वो भी शायद प्रेम से ही बोलते होंगे, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं रहा होगा। उनकी दुर्भाग्य रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगी कि हमारे बीच का एक हमारा कलीग किसी के दुर्भावना का भेंट चढ़ गया और बहुत दुख की बात है। भावुक हो गए, और भावुकता जब अपने चरम पे होती है तो सब गायब हो जाते हैं। और जिसने भी उस घटना के बारे में सुना वो वहीं पे नर्वस हो गया, और कहीं ना कहीं हमारे आसपास तो ये कम से कम एक यूनिक टाइप की घटना थी जो पहले देखो, लोगों ने नहीं मैं सुनी। एक गुरु की शिष्या हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के लिए काम कर रही हूँ। मैं तो सपनों में भी गुरुदेव को के चरणों में लौट जाती हूँ। मेरे लिए तो गुरु की जो स्थान है वो परमात्मा से भी ऊपर है। मैं उस वाणी को बार बार सुनती हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिला। मैं तो गुरुदेव को परमात्मा से भी ऊपर मानती हूँ। मैं परमात्मा को भी बाद में याद करती हूँ, पहले अपने गुरु को याद करती हूँ। मैं बच्चों को यही कहूँगी कि पहले के लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ के IAS बनते थे, बिल्कुल IITN बनते थे। क्या वो इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े? कौन ऐसा था जिन्होंने टीचर के हाथ के डंडे नहीं खाए? कौन लड़का ऐसा था जो मुर्गा नहीं बना टीचर के सामने? किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि टीचर या प्रिंसिपल तो छोड़ो, टीचर भी बोल रहा होता था तो गर्दन पीछे नहीं मुड़ती थी। इतना भय होता, भय मतलब रिस्पेक्ट होती थी। स्कूलों की अगर बात कर लें या पेरेंट्स की बात कर लें, सबकी कोशिश है ना आज यही है कि मेरे बच्चे बस नोटों की मशीन बन जाएं। ये संस्कारों वाली बात तो है ना, दूर दूर तक भी कहीं नज़र नहीं आती। तो आप बतौर प्रिंसिपल आप अपने स्कूल में ऐसा क्या करवाती हैं जो संस्कार भरने का काम करता हो, या ये गारंटी है कि आपके बच्चे कम से कम ये काम नहीं करें? मेरे स्कूल में 10 मिनट्स मोरल टीचिंग के, गुड मैनर्स के रखे गए हैं जी। मैं उनको हर रोज़ एक नई बात पे बात करते हैं हम लोग।
ब्रेस्ट फीड करना सिखाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़े बोल रहे होते तो बीच में नहीं बोलते हैं, बड़े कुछ बोलते हैं तो उनको पलट के जवाब नहीं देते हैं। बड़ों ने जो बोल दिया वो बोल दिया, उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना उनका एक इंसल्ट करना है। इस तरीके के हम संस्कार भर गए। एक सवाल और माइंड में आ रहा है, जैसे आपने कहा था कि जेल में आपने काम किया है और बतौर पत्रकार हम भी मतलब ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ना बहुत अलग देखने को मिली। दरअसल जिनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद जो टीचर्स को जो मारने वाले बच्चे हैं वो मुंडाड़ से गिरफ्तार हुए थे, और बताया ये जा रहा है कि गिरफ्तारी से तुरंत पहले वो घेवर खा रहे थे और उनके दिलो दिमाग में जरा सा भी डर भय नाम की इस तरह से लग नहीं रहा कि वो मर्डर करके आए हुए हैं। तो ये भावना जो है ना, इसके लिए आप क्या कहेंगी? मतलब क्योंकि मर्डर तो कर दिया, लेकिन ज़्यादातर आपने मर्डर करने वाले के दिल में पछतावा देखा होगा, बाद में कहीं ना कहीं भावुकता देखी होगी कि मैंने गलत किया है ये, लेकिन उनके ये पछतावा नहीं दिख रहा। सर मैंने तो जेल में उस लड़की के भी आंखों में पछतावा नहीं देखा था जिसने अपने माँ को मारा था। मैं कम से कम 100 कैदियों से मिली वहाँ पे। मैंने 3-4 बार काम किया है जेल में, तो मैं कम से कम 100 कैदियों से मिली। लोगों के दिलों में पछतावे नहीं होते हैं जी, क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो व्यक्ति एक बार जेल में चला जाता है ना, जैसे अब जो लोग ये काम करके गए हैं उनके कहीं ना कहीं कोई मित्र ऐसे रहे होंगे जो जेल में रह कर आए होंगे, वो आके बताते हैं कि जब तक तुम्हें सज़ा नहीं हो जाती तुम्हारे से ये मिट्टी का टुकड़ा भी नहीं उठवा सकते जी, मार भी नहीं सकते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो हमारी जो कानून व्यवस्था है ये इसके लिए जिम्मेवार है कि उनके अंदर भय नहीं है। लोग ड्रग्स बेचते हैं, लड़कियां बेचते हैं, इंसान की तस्करी करते हैं, लोगों को मार जाते हैं, काट जाते हैं, लोगों को जान से मारने की धमकी दे आते हैं, और ऐसे वही लोग बनते हैं जिनका जो जेल के प्रति जो डर है वो ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा, आप अध्यात्म का बीच में जिक्र कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे ना आप नज़र मारें दाएं बाएं तो मंदिर मस्जिदों की कमी नहीं है, धार्मिक संस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन संस्कार के मामले में तो हम वेस्टर्न जो कल्चर है उससे भी हम पीछे जाते जा रहे हैं, बल्कि वो लोग इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजह मान रहे हैं? मतलब वो आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं वो काम नहीं कर रही है, क्या कुछ हो रहा है? देखो आजकल लोग मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं। पैसा जो है ना की वैल्यू इंसान से कहीं बड़ी हो जी, इस वजह से लोग पैसे की तरफ हाय हाय हाय, वो हाय जो है वो इंसान को रोक देती है। तो सिर्फ 10% लोग ही अध्यात्म की तरफ चल पाते हैं। लोगों को अगर मन की शांति चाहिए तो अध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहिए जी, लेकिन मन की शांति वही जान पाता है जो सचमुच इसको पाना चाहता है, इसके लिए कुछ करना चाहता है। लोगों को ये रास्ता मुश्किल लगता है। अच्छा, जैसे ना आपने बोला कि मोबाइल कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, इस तरह की जो भावनाएं लोगों में हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया का यूज़ आप बहुत अच्छे तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे क्या ऐसा है जिसको सुन के बच्चों में कम से कम संस्कार अच्छे आ सकते हैं? क्या सुनना चाहिए उनको, क्या देखना चाहिए? सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे हैं। अब आप ओशो को सुन सकते हैं, आप सदगुरु को सुन सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। अब देखो हर एक चीज़ के 2 पहलू तो होते ही, बिल्कुल, है ना। अब एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसका जो चीज़ चाहे वो उठा ले। तो लोग जो है ना नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। कहते हैं कि शराब को जंगल में भी बेचो ना तो बिक जाती है, बिल्कुल, दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, बिल्कुल। तो लोग नकारात्मक चीज़ों को कहीं भी ढूंढ लेते हैं, उसके लिए जंगल या मंगल की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी मिल जाती हैं। खैर ज्योति
ज्योति जी से बात लगातार हम करते रहेंगे क्योंकि फिलहाल हमें इसी टॉपिक पे बात करनी थी और वास्तव में भंडार है, बहुत कुछ है जो ये कहना भी चाहती हैं और हम कहलवाते भी रहेंगे क्योंकि मुद्दों पे चर्चा करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी एक इंसान की, किसी एक बच्चे की सोच भी अगर हम बदल पाए तो शायद हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। तो अंत में कोई खास संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए देना चाहें? मैं तो यही देना चाहूँगी कि अपने गुरुओं का इज्जत करना सीखें। गुरु चाहे ना तो आप ज़िंदगी के किसी भी ड्रीम को रोक नहीं सकते जी। जो भी आपका स्वप्न है उसको पूर्ण करने के लिए एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ें। धन्यवाद जी। ज्योति जी को आपने सुना और आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कुछ आपके दिल में आया ये वीडियो देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।